हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलो तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आपको लग रहा होगा कि आज सर ऐसे कैसे, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मैं आउट ऑफ सिकर हूँ, कहीं पर आया हुआ हूँ। तो अपनी जो स्कूल से क्लासें अपन बनाते थे, अपने जो वीडियो सेटअप वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पर मैं हूँ नहीं। अगले 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद में वापस वैसे ही क्लासें आपके पास आने लग जाएगी। कि दूसरी जगह हूँ, इसलिए आपकी क्लास से में ब्रेक नहीं आए, आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहे, इसलिए 2-4 दिन तक मैं वीडियो इस टाइप से भेजूंगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज़ वैसे की वैसे यहाँ पर हो पाएगी। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बोर्ड की जगह मैं आपको जैसे नोट्स टाइप के अंदर, यहाँ पर नोटबुक के अंदर, रिटर्न के अंदर जो चीज़ें आपको मैं बोर्ड के ऊपर लिखता था वो यहाँ पर लिख करके समझाऊंगा। मैं टॉपिक्स बिल्कुल वैसे की वैसे क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 2-3 दिन बाद में अपन वैसे क्लासे फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या चल रहा था अपना, क्या पढ़ रहे थे अपन? देखो, अपन कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका विज्ञान में कोशिका की संरचना अपनी चल रही थी। कोशिका संरचना में अपन ने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिकांगों में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन उसके बाद में नए कोशिकांग में आते हैं कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं। उनमें सबसे पहले अपन जो बड़े बड़े जो सबसे मुख्य कोशिकांग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे तो अपन एक वीडियो में 3-3, 4-4 भी कर लेंगे। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किया था पिछली बार, वैसे अपन दूसरा कोशिकांग जो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है, और जिसे अपन पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी कहते हैं, उस कोशिकांग के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि कौन सा कोशिकांग आएगा। अपना टॉपिक का नाम क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, हरित लवक। हरित लवक, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो देखो, हरित लवक पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। एक ऐसा कोशिकांग जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा है और जंतु कोशिकाओं में है नहीं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा है और काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिकांग है। हालांकि देखो, कोशिकांग तो सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कोशिकांगों का अपना अपना एक अलग अलग कार्य होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य मैंने आपको बताया था, एटीपी का निर्माण करना, श्वसन से संबंधित ऊर्जा निर्माण होती है। ठीक है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो हर एक कोशिकांग का अपना एक कार्य होता है, जिससे कोशिका की सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं शरीर के अंदर, सभी प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हरित लवक की। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले किसने देखा इसको? तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है सिम्पर। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको देखा। कुछ बुक्स के अंदर खोज की ये भी लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि देखा। तो ये एक थोड़ा सा विवादास्पद है, अपन बात कर सकते हैं कि सिम्पर ने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, हरित लवक की खोज से संबंधित बात सिम्पर की हो गई। उसके बाद में इसका अन्य नाम की बात करें अपन, तो देखो अन्य नाम के अंदर हरित लवक को पादप कोशिकाओं का पादप कोशिकाओं का पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी कहते हैं। रसोई घर, पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी हरित लवक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बताया था मैंने आपको पहले, ये रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल। किचन में क्या होता है? अपने घर पर किचन में क्या होता है? खाना बनता है ना, अपना भोजन बनता है। वैसे ही पादप कोशिकाओं के अंदर एक ऐसा कोशिकांग जिसमें पादप अपना भोजन बनाते हैं, वो कोशिकांग हरित लवक है, इसलिए इसको रसोई घर कहते हैं। और पादप अपना भोजन, अपना खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं, ये आपको छोटी क्लासों से पता है ही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है, प्रकाश किरणें, उनकी उपस्थिति में पर्णहरित जो होता है वो CO2 और जल का उपयोग करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। यही तो प्रकाश संश्लेषण था। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है? कोशिका में। ये हो रहा है हरित लवक में, इसलिए भोजन का निर्माण हो गया है, ग्लूकोज बन गया है। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि पादप कोशिकाओं का रसोई घर या किचन ऑफ द सेल इसे कहते हैं। तो काफ़ी बड़ा कोशिकांग होता है ये, जो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन संख्या की बात करते हैं। तो संख्या वाली वही बात है जो माइटोकॉन्ड्रिया में बताई थी मैंने आपको। इसकी संख्या जो होती है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है, 1 से लेकर के हजारों तक पाए जाते हैं। अब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर जैसे पत्तियां जो होती है, पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवक ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि पत्तियों में हरा रंग होता है, ज़्यादातर बहुत ग्रीन कलर की पत्तियां होती है।
क्योंकि हरित लवक इसका नाम क्यों पड़ा है? देखो लवक अपना एक मुख्य टॉपिक वैसे लवक होता है। लवक के अंदर कई प्रकार के लवक होते हैं, वर्णी लवक, रैवर्णी लवक, ठीक है। वर्णी लवक यानी जो रंग वाले लवक है, उनमें हरित लवक जो इसका मतलब ये हो गया, इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरित लवक तो कोशिकांग का नाम हो गया, और इसमें जो हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का वर्णक पिगमेंट जो होता है, उसका नाम होता है पर्णहरित। ध्यान रखना, पर्णहरित। और इन दोनों के इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना आप। हरित लवक को तो क्लोरोप्लास्ट कह दिया, और पर्णहरित को क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल तो वर्णक का नाम हो गया, हरे रंग का वर्णक है, और क्लोरोप्लास्ट वो कोशिकांग का नाम हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है, या अपन ये कहते हैं कि हरित लवक में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। तो हरा रंग, पादपों को हरा रंग प्रदान करने के लिए हरित लवक के अंदर पाया जाने वाला पर्णहरित वर्णक जो होता है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो संख्या की बात करें, संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग इसकी होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी संरचना की, हरित लवक की संरचना कैसी होती है। तो देखो, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी दोहरी झिल्ली वाला होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दो झिल्लियां इसमें भी पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दो झिल्लियां पाई जाती है। अब दोनों झिल्लियों की स्थिति कैसे होती है, यानी इसका आकार की बात करते हैं तो इसकी आकृति जो होती है, इसकी आकृति गोल, अंडाकार, दीर्घ वर्ताकार, यानी इस प्रकार से अपन ये कहें अंडाकार इस प्रकार से, दीर्घ वर्ताकार यानी इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से इसकी आकृति होती है। मगर मुख्य रूप से यानी अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इसकी आकृति जो होती है वो अंडाकार की आकृति होती है। तो उस अंडाकार आकृति को अपन एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसका चित्र बनाएंगे। तो दोहरी झिल्लियाँ पाई जाती है, दो झिल्लियाँ पाई जाती है। तो दो झिल्लियों में एक झिल्ली तो बाहरी झिल्ली, ठीक है, और दूसरी झिल्ली जो होती है वो कहलाती है आंतरिक झिल्ली। तो ये बना दी मैंने इसकी आंतरिक झिल्ली। अब देखो एक अंदर चल रहा है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाई थी उसमें आंतरिक झिल्ली इस प्रकार से अंदर किस्टी बनाई थी मैंने घुमा करके, अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के अंगुलीनुमा प्रवर्ध बना रही थी, जिसको अपनी किस्टी कहा था। इसके अंदर दोनों झिल्लियां इस प्रकार से लगातार होती है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें ये बाह्य झिल्ली, ये इसकी कौन सी होती है, बाह्य झिल्ली, और ये होती है इसकी आंतरिक झिल्ली। दो झिल्लियां हो गई है, और दोनों झिल्लियों के बीच का जो अवकाश होता है उसे पेरीप्लास्टिडियल, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश अपन कहते हैं, ठीक है। अब अंदर वाला भाग, ये तो बाहर की बात अगली। अब अंदर वाला संपूर्ण भाग जो होता है इसका, उसे कहते हैं अपन आधात्री या मैट्रिक्स, यानी अंदर पूरा भाग मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर दो स्पष्ट क्षेत्र नजर आते हैं, यानी अंदर वाले भाग के अंदर दो अलग अलग क्षेत्र बनते हैं। कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर झिल्ली युक्त तंत्र पाया जाता है, यानी झिल्लीनुमा अलग से संरचनाएं पाई जाती है, वो भाग तो इसका कहलाता है ग्रेना। और दूसरा वो भाग जहां पर झिल्ली युक्त तंत्र यानी झिल्लीनुमा संरचनाएं नहीं है, अंदर के इसके अंदर और झिल्ली युक्त संरचनाएं, नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। जहां पर वो संरचनाएं पाई जाती है वो तो ग्रेना होता है, और जहां पर वो संरचनाएं नहीं पाई जाती वो स्ट्रोमा होता है। यानी संपूर्ण अंदर का भाग जो आधात्री जो होता है उसमें दो क्षेत्र विभक्त होते हैं, इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक तो होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर झिल्ली युक्त तंत्र बनाया मैंने, इसमें सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है जैसे सिक्कों के ढेरनुमा संरचनाएं बनाई अपने, बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दिए, इस प्रकार से संरचनाएं बनती है। ये एक संरचना बनी, वैसे ही सिक्कों के ढेरनुमा संरचना एक दूसरी जगह पर फिर से मैंने ऐसे बना दी, ये संरचना होगी, यहाँ पर एक और बना दी। ऐसे बहुत सारी सिक्कों की ढेरनुमा संरचनाएं होती है, ठीक है, जो आपस के अंदर पटलिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई भी रहती है। जैसे इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो भाग बता रहा था, एक भाग तो वो जहाँ पर ये झिल्लीनुमा तंत्र संरचनाएं पाई जाती है, झिल्ली यानी ये एक सिंगल झिल्ली है, झिल्ली से नलिकाकार संरचना बनी है एक, ऐसे ही इसके नीचे एक और है ऐसे। तो ये संरचना जहाँ पर पाई जाती है वो तो कहलाता है ग्रेना भाग, और जहाँ पर ये आपको बिल्कुल रिक्त स्थान दिख रहा है जहाँ पर और कुछ नहीं है अंदर की तरफ, वो हो गया स्ट्रोमा। अब देखो ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर भी प्लूरल और एक वचन और बहुवचन शब्द काफी सारे आते हैं जो कंफ्यूज आते हैं। देखो ये एक पटलिका ही पटलिका जो है ना, ये एक यानी एक सिक्का बोल सकते हैं। ये एक पटलिका जो होती है इसको कहते हैं थाइलेकोइड, यानी एक जो संरचना है उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड, ठीक है, थाइलेकोइड। और इस प्रकार से बहुत सारी थाइलेकोइड एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित हो जाती है, यानी सिक्कों के ढेरनुमा संरचना बना देती है।
तब इसका नाम हो जाता है ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। तब ये हो गया ग्रेनम। यानी ग्रेनम के अंदर बहुत सारी थाइलेकोइड आपस के अंदर एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। और जब बहुत सारे ग्रेनम आपस के अंदर जुड़ जाते हैं तब ग्रेनम का बहुवचन शब्द होता है ग्रेना। इसलिए मैं यहाँ पर एक ही नाम दे रहा हूँ, ग्रेना। ग्रेना किससे बना हुआ है? ग्रेनम से। ग्रेनम के अंदर एक पटलिकाकार, एक नलिकाकार संरचना का नाम क्या है? थाइलेकोइड। यानी ये संरचना हो गई है थाइलेकोइड। ठीक है। और दो ग्रेनम को आपस में जो बीच में जोड़ती है ये वाली पटलिका, इस पटलिका को कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा पटलिका, पिट्ठिका या पटलिका भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ग्रेना, ग्रेनम और थाइलेकोइड के बारे में। अब ये वाला संपूर्ण भाग, खाली भाग है, वो कहलाता है स्ट्रोमा। दो भाग बताए थे ना मैंने, एक तो ग्रेना भाग जहां पर ये संरचनाएं पाई जाती है, और एक वो भाग जहां पर ये संरचनाएं नहीं पाई जाती। जो पाई जाती है वहां पर वो तो ग्रेना भाग हो गया, जहां पर नहीं पाई जाती वो स्ट्रोमा भाग हो गया। अब देखो आगे अपन चलते हैं। थाइलेकोइड जो होती है, इस थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है, एकल झिल्ली, इस झिल्ली की आंतरिक सतह के ऊपर कुछ सूक्ष्म कणिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, यानी कण के समान संरचनाएं पाई जाती है। यानी यहाँ पर पाई जाती है कण समान संरचनाएं इसमें। ठीक है। ये कण समान संरचनाएं जो इस थाइलेकोइड की झिल्ली के ऊपर पाई जाती है उनको कहते हैं क्वांटासोम। यानी यहाँ पर इसको दिखा दो, या मैंने अलग से बनाया इसको दिखा दो, ये कहलाती है क्वांटासोम। और क्वांटासोम जो होते हैं ना, उन क्वांटासोम के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिनमें सबसे मुख्य वर्णक होता है हरित वर्णक, हरित लवक, पर्णहरित नाम का जो हरे रंग का वर्णक होता है वो क्वांटासोम में होता है। अब देखो पर्णहरित को कहाँ जाकर के डाला है अपन ने? आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ का भाग आदात्री, आदात्री के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की झिल्ली पर क्वांटासोम, और क्वांटासोम में पर्णहरित वर्णक होता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन जो नीट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरित लवक जो होता है उसकी संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, हरित लवक जो होता है उसकी क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो हरित लवक की संरचनात्मक इकाई पूछे तब तो नाम आएगा थाइलेकोइड, और हरित लवक की क्रियात्मक इकाई नाम पूछे तब आंसर आएगा क्वांटासोम। क्योंकि क्रियात्मक इकाई तो क्वांटासोम ही है, क्योंकि क्वांटासोम के अंदर ही कार्य करने वाला क्रियात्मक जो वर्णक जो होता है हरित लवक, पर्णहरित वर्णक, वो क्वांटासोम के अंदर ही पाया जाता है। स्ट्रोमा भाग जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, उस अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण संबंधित अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित एंजाइम सभी इसमें स्ट्रोमा भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वही जो डीएनए पाया जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए था, उस प्रकार से इसके अंदर एक डीएनए का अणु भी पाया जाता है। खुद का डीएनए अलग से होता है, इसलिए इस हरित लवक को अपन अर्ध स्वायत्त अंग, सेमी ऑटोनोमस अंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है हरित लवक की। अब कार्य की बात करें, क्या क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहला कार्य, मुख्य कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण का है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाएं जो होती है, वो संपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती है हरित लवक में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण क्रिया विधि होती है वो दो भागों में विभक्त होती है, यानी दो चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी दिन में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जो अपन प्रकाश संश्लेषण अपन पढ़ेंगे ना, अलग से प्लांट फिजियोलॉजी वाला एक यूनिट आएगी, उसमें पढ़ेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण का पूरा चैप्टर है, उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाशिक क्या होती है। फिलहाल आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो दिन के समय पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और दूसरी होती है वो होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो रात्रि के समय पर यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपको हरित लवक से संबंधित ध्यान रखना। हरित लवक की प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में होती है। ध्यान रखना, यही चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। प्रकाशिक अभिक्रिया तो ग्रेना भाग में होती है, यानी इस चित्र के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो केवल इस भाग में जो 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 ये मैंने नलिकाकार तंत्र बनाए हैं ना, इनके अंदर संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो दूसरा स्पष्ट क्षेत्र कौन सा बचा था? अब स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा भाग में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तो ग्रेना भाग में और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। यानी संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण होता तो हरित लवक में ही है, मगर प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण
क्रिया विधि है वो भी 2 चरणों में पूरी होती है, और हरित लवक के अंदर भी 2 स्पष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हर एक अभिक्रिया को एक क्षेत्र के अंदर डाल दो आप। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो तो ग्रेना भाग में, प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। क्लियर। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य हो गया, प्रकाश संश्लेषण से लास्ट में बनता गया भोजन, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। इस प्रकार से हरित लवक वाला अपना टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अलग से एक नए टॉपिक के साथ में नए कोशिकाओं को लेकर फिर आएंगे। थैंक यू।